रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमणि एपिसोड 3। शिवन्या व्योम के जहर से बेहोश हो गई थी। व्योम प्यार से निहारे जा रहा था। वो आज बेहद ही खुश था। वो फिर आधा नाग बन गया और शिवन्या को पूरी तरह अपनी पूंछ में लपेट लिया। फिर वो पूरा नाग बन गया और समुंदर की गहराइयों में उतर गया। अगले दिन जिया सुबह सबसे पहले उठ गई और अपनी तेजी से घर का सारा काम फटाफट से निपटा लिया। वो जयेश और शोभना के कमरे में आए और उनके कमरे के पर्दे खोल दिए। जिया ने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा पापा, चलिए उठ जाइए। देखिए, सूरज दादा खुद आपको उठने आते आए हैं। शोभना ने उठकर कहा, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत जल्दी उठ गई। क्या बात है? जिया ने प्यार से शोभना को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं तो हर रोज ही जल्दी उठती हूँ, इसमें नया क्या है? शोभना ने लाड से कहा, हाँ शिवू बेटा, लेकिन कल आप सभी देर से घर आए थे ना, तो मुझे लगा कि आज सभी देर तक सोएंगे, बस इसीलिए मैंने तुमसे ये पूछा। ये सुनकर जिया को याद आया कि कल वो और नितिन बहुत देर से घर आए थे और जतिन तो और ज्यादा देर से घर आए थे। जिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस से खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और धीरे से कहा, माँ, सॉरी कि मैंने इतनी जल्दी आपको जगा दिया। आप सो जाइए, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ, ठीक है? शोभना ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन संभाल के जाना और जल्दी से घर वापस आ जाना। जिया ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो वहां से शिव मंदिर की ओर चली गई। वही रॉयल्स रेजिडेंस में यामिनी रायचंद आज बहुत खुश थी। आज ऋत्विक जो आने वाला था। ऋत्विक रायचंद जो कि ग्लोबल सनशाइन कंपनी लिमिटेड का सीईओ था और रायचंद फैमिली का अगला सक्सेसर भी। उसने आज पूरे घर को फूलों से सजाया हुआ था। वो सुबह से घर के सारे सर्वेंट्स को काम के लिए ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही थी। अरे मनीष, तुमने फिर से फ्लावर्स को वहां रखा, उसे लाकर इस वाले पॉट में रखो वरना मैं तुम्हें इस पॉट के अंदर डाल दूंगी, समझे? मीना, तुमने सारा खाना टेस्ट कर लिया ना? आज मुझे हर डिश परफेक्ट चाहिए, क्लियर? जॉन, तुमने ऋत्विक का रूम अच्छे से देखा कि नहीं? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, जाओ फिर से चेक करो। रंभा, ये लाइट्स वहां बंद क्यों है? आज पूरा घर रोशनी से चमक जाना चाहिए। जाओ वहां की लाइट्स ऑन करो। शालू, जाओ बाहर जाकर खड़ी रहो, जैसे ही ऋत्विक आए मुझे बता देना, जाओ। तभी घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए और घर की डेकोरेशन को देखने लगे। अब रायचंद फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घर के सबसे बड़े दादा अंकित रायचंद और उनकी पत्नी अदिति रायचंद, उनके दो बेटे और एक बेटी। बड़े भाई का नाम अमन रायचंद और उनकी पत्नी यामिनी रायचंद। छोटे भाई आरव रायचंद और उनकी पत्नी शीतल रायचंद। छोटी बहन प्रीति जोशी और उनके पति प्रीतेश जोशी। अब अमन का बेटा राहुल रायचंद और बेटी किंजल रायचंद और उससे छोटा राज रायचंद। आरव की बड़ी बेटी रीमा रायचंद और छोटी टीना रायचंद। प्रीति की बड़ी बेटी हिना जोशी और छोटा भाई पीयूष जोशी और उससे छोटा आयुष जोशी। वही ऋत्विक को दादा अंकित रायचंद और अदिति रायचंद फैमिली में लेकर आए थे। वो फैमिली में सबसे बड़ा बेटा था। अमन ने कहा, यामिनी, घर में हमारा बेटा आ रहा है, कोई वीआईपी गेस्ट नहीं जो तुम इतनी सारी तैयारियां कर रही हो। ये सुनकर यामिनी ने गुस्से से अमन की तरफ देखा। राहुल ने पापा के मजे लेते हुए कहा, हो पापा, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मॉम को ऋत्विक भाई के आने पर ये तैयारियां नहीं करनी चाहिए थी? देखो मॉम, पापा क्या कह रहे हैं। ये सुनकर अमन ने राहुल को पीछे से धक्का मारा और राहुल सीधे रीना और टीना के पास चला गया। टीना ने कहा, अरे बुद्धू, हमारे ऋत्विक ब्रो किसी सेलिब्रिटी से कम है कि इतनी तैयारियां तो बनती ही है। यामिनी ने खुश होकर कहा, और नहीं तो क्या, इन बेवकूफों को कुछ समझ ही नहीं आता। हम और तुम सभी बच्चे लोग सब कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे के घर आने के बाद हम सब मिलकर उसे शादी के लिए मनाएंगे और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी उसकी तरफदारी करने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से पिटेगा, समझ लेना। अभी बच्चों ने डर के मारे हाँ में गर्दन हिला दी। किजल चुपके से किचन की तरफ जाने लगी। पीछे से राहुल ने उसे पकड़कर कहा, ओ महारानी, किधर चली? हा, भाई के आने से पहले तुम कुछ भी नहीं खा सकती, समझी? किंजल ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, भाई देखो ना, किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं कहाँ सारा खाना खाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा टेस्ट करके वापस आ जाऊंगी, जाने दो ना प्लीज। पीयूष ने मजे लेते हुए कहा, अरे दीदी, आप अगर सारा खाना टेस्ट करने बैठोगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। किंजल ने अपना चेहरा लटका दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई।
वही रीमा ने उसे खुश करने के लिए चुपके से उसे एक बड़ी चॉकलेट पकड़ा दी, जिसे देखकर किंजल ने उसे जोर से हग कर लिया। एक मिनट, रीमा को नहीं बल्कि चॉकलेट को। ये देखकर सभी उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। रीमा ने कहा, क्या यार किंजू, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चॉकलेट दी और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला और इस चॉकलेट को गले लगा लिया, हद है। किंजल ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, ओ बच्चे को बुरा लग गया, अच्छा चल थैंक यू, अब खुश हो जा। ये सुनकर टीना ने कहा, क्या दी आप भी? अगर आप चॉकलेट का पूरा डब्बा भी दे दोगे तो भी किंजू दी आपको हक करने से पहले उस चॉकलेट के डब्बे को ही हक करेगी। आखिर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी चॉकलेट्स है, ना कि आप। ये सुनकर सभी किंजल की तरफ देखकर हंसने लगे। वही किंजल सबको फुल इग्नोर मारकर चॉकलेट खाने लगी। वही दूर एक खुली सड़क पर एक बड़ी सी स्पोर्ट्स कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसमें ऋत्विक ने घर से पहले शिव मंदिर जाने का सोचकर कार यूटर्न ले लिया। वही शिवन्या जो कि किया बनी हुई थी वो मंदिर पहुंच चुकी थी और आरती कर रही थी। उसकी प्यारी सी मीठी आवाज वहां मौजूद सबके कानों में मधुर संगीत की तरह घुल रही थी। इतने में ऋत्विक भी वहां आ गया। वो भी आरती करने के लिए रुक गया। वो बड़े ध्यान से आरती को सुन रहा था। आखिर में जब आरती पूरी हुई, ऋत्विक वहां से जाने को हुआ, तभी पुजारी जी ने कहा, अरे शिवन्या बेटा, तुम तो कितना अच्छी आरती गाती हो। तुमने आज से पहले तो कभी ऐसे आरती नहीं गाए, ऐसा भला क्यों? ये सुनकर ऋत्विक के पैर अपनी जगह पर ही जम गए। उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, शिवन्या। जिया को एहसास हुआ कि वो इस समय नागलोक में नहीं बल्कि इंसानी दुनिया में थी। उसे हर रोज सुबह शिवजी की आरती ऐसे ही गाने की आदत थी। जिया ने बहाना बनाते हुए कहा, वो पंडित जी, आज का मेरा दिन बहुत खास है ना, बात इसीलिए, आज कोई मेरा अपना मुझसे मिलने वाला है। ये सुनकर ऋत्विक के दिल में तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा, क्या ये सच में वही शिवन्या है जिसे मेरी मॉम ने मेरे लिए पसंद किया है? अगर ऐसा है भी तो इसे कैसे पता कि मैं आज ही इंडिया आया हूँ? क्या मॉम ने इसे पहले से बता दिया है? ऋत्विक अपनी ही सोच में गुम था। अब उसे शिवन्या को सामने से देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। शिवन्या अभी भी उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। ऋत्विक खुद से ही बोला, बस एक बार पलट 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 प्लीज पलट। अब शिवन्या धीरे से पलटी। ऋत्विक अब तक ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया था तो जिया उसे टकरा गई। उसके दोनों हाथ हवा में रह गए जिसे ऋत्विक ने मजबूती से थाम लिया। ऋत्विक और शिवन्या की नजरें आपस में टकराए। ऋत्विक उसे बेहद प्यार से देखे जा रहा था, जिससे जिया को उस पर तेज गुस्सा आ रहा था। उसे ऋत्विक की खूबसूरती और अमीरी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिया ने ऋत्विक को जोर से धक्का मार दिया। ऋत्विक इससे अपने होश में आपस आया। वो जिया के ऐसा करने से दंग रह गया। आज तक न जाने कितनी लड़कियों ने इसके पास आने की कोशिश की थी, उसे बहकाने की कोशिश की थी, पर किसी ने भी उसे ऐसे धक्का नहीं मारा था। ऋत्विक को न जाने क्यों, पर शिवन्या का ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगा। उसने ध्यान से शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। शिवन्या का खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और उनमें ढेर सारा गुस्सा, गुलाबी होठ और बिना कोई मेकअप का सादगी से भरा चेहरा, उसके लंबे से बाल जिसकी जिया ने चोटी बनाकर रखी थी, सिंपल सी केसरिया कुर्ती और लहंगा, इन सब में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऋत्विक तो बस उसमें खो ही गया था। जिया को उसे ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज उसका शिवन्या के रूप में पहला दिन था और आज के दिन वो कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ऋत्विक के बाजू से होकर वहां से चली गई। ऋत्विक अब उसके पीछे दौड़ा और उसे आवाज लगाए, शिवन्या रुको। एक अनजान के मुंह से शिवन्या का नाम सुनकर जिया हैरान हो गई। उसने शिवन्या को जानने वाले हरेक के बारे में पहले ही पता कर लिया था, पर उनमें ऋत्विक कहीं नहीं था। शिवन्या हैरान होकर ऋत्विक को देखने लगी। उसने घबराते हुए पूछा, जी आप कौन? ऋत्विक ने कहा, शिवन्या, इट्स मी, ऋत्विक रायचंद। ये सुनकर जिया और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसे किसी ने भी किसी ऋत्विक के बारे में नहीं बताया था। जिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, जी कहिए। जिया और ऋत्विक दोनों शिव मंदिर के सामने खड़े थे। जिया मंदिर से जा ही रही थी कि ऋत्विक ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया। जिया ऋत्विक को देखकर काफी हैरान हो गई थी। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये लड़का उसे जानता होगा। जिया ने एक लंबी सांस ली और खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, जी कहिए। जिया को लगा कि शायद ऋत्विक और शिवन्या पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए उसने ऐसे नाटक किया कि वो भी उसे जानती हो। वही ऋत्विक को लग रहा था कि शायद शिवन्या उसे पहले से ही जानती थी, इसलिए वो भी कॉन्फिडेंस से बोला,
शिवन्या, अब जब तुम मुझे जान ही गई हो तो क्या हम कुछ देर बातें कर सकते हैं? हम जितना ज्यादा एक दूसरे के बारे में जान लेंगे उतना ही अच्छा होगा। यू नो वॉट आई मीन, राइट? ये सुनकर जिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो सोचने लगी, हे शिव जी, ये पहले ही दिन क्या आफत गले पड़ गई। कौन है ये? और ये मुझे कैसे जानता है? और ये आखिर कहना क्या चाहता है? अब मैं क्या जवाब दूं इसे? कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? जिया, जल्दी कुछ सोच। जिया बिना कुछ कहे बस ऋत्विक की तरफ देख रही थी और अपनी ही सोच में गुम थी। ऋत्विक ने कुछ देर इंतजार किया लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उसने फिर से पूछा, शिवन्या, व्हाट हैपेंड? इज एवरीथिंग ओके विथ यू? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैन वी टॉक? शिवन्या अपने होश में वापस आए। शिवन्या को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। ऋत्विक उसकी हाँ सुनकर काफी खुश हो गया। उसने आगे कहा, शिवन्या, टेल मी वेयर यू वॉन्ट टू गो। शिवन्या ने अपने आसपास देखा। उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसे अपनी शक्ति से कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। उसने कहा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या हम यहाँ से थोड़ा आगे शिव शक्ति ढाबा है, वहां चले? ऋत्विक की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद से ही बोला, वॉट? एक ढाबा? वॉट इज धिट? ऋत्विक की हल्की सी आवाज भी शिवन्या को साफ साफ सुनाई दी। उसने अपनी आईब्रो उठाकर पूछा, क्या आपको ढाबे का मतलब नहीं पता? ऋत्विक हड़बड़ा गया। वो पहली ही मुलाकात में शिवन्या के सामने अपना इंप्रेशन डाउन नहीं करना चाहता था। उसने हंसते हुए कहा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। आई हैव नो इश्यू विथ ईट। देन लेट्स गो घेर। शिवन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और वो आगे जाने लगी। उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि आज घर पर सभी लोग देर तक सोने वाले थे, तो उसका इरादा वैसे भी आसपास की जगह देखने का ही था। ऋत्विक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। उसने देखा कि शिवन्या पैदल ही ढाबे की ओर जा रही थी। उसने आवाज लगाई, शिवन्या, वेयर आर यू गोइंग टू? शिवन्या ने हैरानी से पूछा, क्या आपने अभी तो कहा था कि हम शिव शक्ति ढाबे पर जा रहे हैं, क्या हम वहां नहीं जा रहे हैं? ऋत्विक ने मुस्कुराकर पूछा, यस मिस शिवन्या, हम वही जा रहे हैं, पर क्या आप पैदल ही जाने का सोच रही है? शिवन्या ने भी मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, हम पैदल नहीं जा रहे। मैं अभी एक हेलीकॉप्टर बुला लेती हूँ, फिर हम उसमें चले जाएंगे। क्या ये आपके लिए ठीक होगा? ऋत्विक को उसका ऐसे मुस्कुराना दिल में आग लगा रहा था। वही उसकी बात सुनकर उसे हंसी भी आ रही थी। उसने आगे कहा, नहीं, मेरा मतलब था कि क्यों न हम मेरी कार में वहां तक चले। वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? शिवन्या ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, ठीक है, चलिए फिर। ऋत्विक ने उसे अपनी कार की तरफ इशारा कर दिया। वो अब काफी खुश था। वो अब शिवन्या को अच्छे से अपनी अमीरी का शो ऑफ कर सकता था। जब उसने खुशी और एक्साइटमेंट से शिवन्या की तरफ देखा, जो कार को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख रही हो, शिवन्या ने सोचा, हे शिवजी, ये क्या चीज है? जो भी है बहुत ही जबरदस्त है। ऋत्विक तो उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अंदर से फूला नहीं समा रहा था। उसने आगे आकर शिवन्या के लिए दरवाजा खोला और बड़ी इज्जत से उसे अंदर बिठाया। फिर वो खुद भी अंदर बैठ गया। वहां आसपास से गुजर रहे लोग उन दोनों को किसी नए शादीशुदा जोड़े की तरह देख रहे थे। किसी ने कहा, अरे वाह, क्या जोड़ी है इन दोनों की, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो किसी ने कहा, और नहीं तो का, जरा ई बड़ी सी गाड़ी तो देखो, लगता है कोनो बड़े शहर से आवत रहे होगे। तो किसी ने कहा, अरे वाह, काश कि मुझे भी कोई ऐसा ही पार्टनर मिले, मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। ये दोनों साथ में कितने क्यूट कपल लग रहे हैं, वाओ। तो कोई बोला, वाओ, सो क्यूट एंड रोमांटिक कपल, आजकल ऐसे जोड़े देखने को नहीं मिलते। ये सब सुनकर ऋत्विक के दोनों गाल लाल हो गए। उसे अंदर तेज गुदगुदी हो रही थी। वही जब शिवन्या ने ये सब सुना तो उसे भी बहुत शर्म आने लगी। उसने अपन सिर ही नीचे झुका लिया। ऋत्विक और वो उस ढाबे के लिए निकल गए। ऋत्विक इससे पहले ऐसी किसी जगह पर नहीं आया था, इसलिए जब वो वहां पहुंचे तो ऋतिक के होश ही उड़ गए। वहां खुले आसमान के नीचे एक छोटी सी स्टॉल थी और बाहर की तरफ कुछ चेयर और टेबल रखे हुए थे। शिवन्या आगे जाकर एक खाली टेबल के पास गई और चेयर पे बैठ गई। उसने ऋत्विक की तरफ देखकर उसे वहां आने का इशारा किया। ऋत्विक को यह सब काफी अजीब लग रहा था, पर उसके पास वहां जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वो लोग अपनी बात शुरू करते तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और कहने लगी, अरे शिवन्या बेटा, क्या ये तुम हो? बहुत दिनों बाद यहाँ आए? शिवन्या ने मुस्कुराकर कहा, जी मासी,
आप प्लीज मेरा ऑर्डर ले आइए, वो हम थोड़ा जल्दी में है। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, ठीक है बेटा, अभी लाए। ये बोलकर वो वहां से चली गई। ऋत्विक और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने पूछा, शिवन्या, क्या तुम इन्हें जानती हो? कैसे? और उन्हें कैसे पता कि तुम्हारा क्या ऑर्डर है? शिवन्या ने मुस्कुराकर कहा, जी वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा कॉलेज है। जब मैं कॉलेज में थी तो यहाँ खाने के लिए आया करती थी। ऋत्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने आसपास देखा। ये काफी खुली, साफ और शांत जगह थी। ऋत्विक को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। शिवन्या ने आगे पूछा, तो कहिए, आप मंदिर में मुझसे क्या कहना चाहते थे? ऋत्विक ने कहा, शिवन्या, व्हाट डू यू मीन बाय? क्या तुम्हें मेरी मॉम ने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? शिवन्या फिर से चौंक गई। वो खुद से बोली, लो, कर लो बात। यहाँ तुम्हें याद करने के वांदे हैं और अब तुम्हारी माँ भी बीच में आ गई। अब मुझे क्या पता कि कौन है तुम्हारी माँ? अब मैं इसे सामने से कैसे पूछूं? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं? शिवन्या ने कुछ सोचकर हाँ कहा। फिर उनका ऑर्डर आ गया। ऋत्विक के सामने भी कुछ प्याज के और कुछ आलू के पकोड़े और 2 तरह की चटनी रखी हुई थी। साथ में 2 वड़ा पाव भी थे। वो काफी हैरान हो गया। उसने सामने देखा तो शिवन्या बड़े ही प्यार से मजे लेकर उन्हें खा रही थी। ऋत्विक का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। ऋत्विक ने आज से पहले कभी खुले आसमान के नीचे खुलेआम खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे ऐसे खाने में काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वैसे भी वो अपनी डाइट के हिसाब से ही खाना खाता था, तो उसे ये सब काफी बुरा लग रहा था। शिवन्या ने बीच में अपना सिर ऊपर करके देखा तो उसने पाया कि ऋत्विक ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया था। उसने पूछा, ऋत्विक जी, क्या हुआ? आप खा क्यों नहीं रहे? ऋत्विक ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, वो मुझे ऐसे खाने की आदत नहीं है, बस इसीलिए। शिवन्या ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, जब आपको यहाँ खाना ही नहीं था तो आप यहाँ आए ही क्यों? पहले ही मना कर देते। ऋत्विक को लगा कि उसने शायद शिवन्या को नाराज कर दिया। उसने बड़ी मासूमी से कहा, सॉरी, वो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। शिवन्या ने प्यार से कहा, ऋत्विक जी, अब जब आप यहाँ आ ही गए हो तो ये पकोड़े खा लो, ये सच में काफी टेस्टी है। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा। उसने एक नज़र पकोड़े और वड़ा पाव पर डाली। इतना ऑयल देखकर उसकी तो सारी भूख ही मर गई थी। शिवन्या ने उसे ऐसे मुंह बनाते हुए देख लिया। उसे पता नहीं क्या हुआ, पर उसने एक पकौड़ा ऋत्विक के मुंह के पास कर दिया। ऋत्विक और वो दोनों ही अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जिया तो समझ ही नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, पर अब वो वापस से अपना हाथ नीचे नहीं कर सकती थी। ऋत्विक ने शिवन्या की तरफ देखकर वो पकौड़ा खा लिया। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई। वो पकोड़े सच में काफी टेस्टी थे। ऋत्विक ने अब आगे बढ़कर बिना कुछ ज्यादा सोचे पकोड़े खाना शुरू कर दिया। उसे ये स्ट्रीट फूड काफी मजेदार लगा। जिया को उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वो भी मजे से खाने लगी। ऋत्विक ने फिर से वही वाला ऑर्डर किया। फिर एक बार और ऑर्डर किया। तीसरी बार जब वो ऑर्डर करने जा रहा था, जिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रे, आप एक साथ कितना ऑर्डर करेंगे? फिर कभी आकर खा लेना। अब आप घर जाइए, मुझे भी अब घर जाना है, काफी देर हो गई है। ये सुनकर ऋत्विक ने जल्दी से अपनी घड़ी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने आधा घंटा ऐसे ही बीता दिया था। उसने कहा, येस येस, लेट्स गो। तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। शिवन्या पैदल ही आई थी और पैदल ही घर जाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नो थैंक्स, आप चले जाइए, मुझे कुछ काम से कहीं और भी जाना है। ओके, बाय। ये बोलकर शिवन्या वहां से खड़ी हो गई और जाने लगी। ऋत्विक भी एक नज़र उस स्टॉल पर डालकर वहां से चला गया। वो दोनों ही अलग अलग दिशा में जा रहे थे। जब तक शिवन्या ऋत्विक की आंखों से ओझल नहीं हो गई, ऋत्विक वही कार में रुका रहा। फिर वो भी घर चला गया। आज इसकी और शिवन्या की ये पहली मुलाकात और पहली डेट भी थी। इसकी खुशी ऋत्विक के चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे बार बार शिवन्या का हाथ थामना, उसे पकौड़ा खिलाना याद आ रहा था। वो ये सब याद करके खुद में ही शर्माए जा रहा था। उसकी पूरी कार में सिर्फ शिवन्या की खुशबू फैली हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो रहा था। वही जिया को भी ऋत्विक के साथ बिताया हर एक पल अजीब सा एहसास दिला रहा था। नागरानी शेषा की जय। कई सारे नागमानव एक बड़े खुले मैदान में इकट्ठा हो गए थे। उस मैदान के ठीक सामने एक खूबसूरत सा भव्य मंदिर था, प्राचीन लेकिन अत्यंत सुंदर। वहां अभी अभी ही शिवजी की पूजा पूरी हुई थी। वो पूजा खास करके नागमणि के लिए ही रखी गई थी, जिसकी पूरे नागलोक में एक ही दावेदार थी, नागिन शेषा। पूरा मंदिर बेहद ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया था।
हवा में सिंदूरी रंग घुला हुआ था। चारों तरफ ढोल, नगाड़े, घंटियां और शंखों की आवाज गूंज रही थी। शेषा ने अपना एक हाथ उठाया। उसके ऐसा करते ही सारी आवाजें रुक गई। सब शांत हो गए। अब हवा के गूंजने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि पूरा नागलोक उसे अपनी नागरानी मानता था। शेषा ने कहना शुरू किया, हर हर महादेव। आज भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के महोत्सव पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी शिवलिंग में नागमणि प्रज्वलित होगी और हर साल की तरह इस साल भी नागमणि की शक्तियां पुनः शिवलिंग में स्थापित हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमें हमारी नागरानी नहीं मिली जो नागमणि की शक्तियों को जागृत कर सके। मेरी आप सभी से विनती है कि इस बार आप सभी नागराज व्योम से अपनी ये इच्छा जाहिर करें कि हमें नागरानी की सख्त जरूरत है। हमारे कई सारे दुश्मन ये जान गए हैं कि हम अब तक नागमणि की शक्तियों को जागृत नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस बार खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर इस बार भोलेनाथ ने चाहा तो इस साल हमें हमारी नागमणि जरूर मिलेगी। हमारे स्वर्गीय राज पंडित आचार्य सारस्वत ने आज से 100 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि 100 साल के बाद नागरानी माया हमारे पास वापस आएगी, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी हमें हमारी नागरानी माया नहीं मिली। आज ही, इसी शुभ दिन ही, हमारी नागरानी की पुण्यतिथि है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी महादेव से प्रार्थना करेंगे। बोलो हर हर महादेव। सभी नागमानव एक साथ बोल उठे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सब हो ही रहा था कि तभी वहां नागराज शिव मंदिर से बाहर आया। वो भी उस पूजा में शामिल था और सारे विधि विधान संपन्न करने के बाद ही वो बाहर निकला था। उसने अब तक की शेषा की सारी बातें सुन ली थी। वो ना चाहते हुए भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। एक बार फिर से सबकी आवाज गूंज उठी, नागराज व्योम की जय, नागराज व्योम की जय, नागराज व्योम की जय। व्योम ने सबको शांत करते हुए कहा, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाई हो। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल हमें हमारी नागरानी जरूर मिलेगी और साथ में नागमणि की शक्तियां भी। हम सभी ने पिछले 100 साल से इस खास दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया है। भगवान शिव जी की अब तक हम पर असीम कृपा रही है और आगे भी बनी रहेंगी। हम सभी ने बहुत लंबा इंतजार किया है, तो हम एक और दिन इंतजार कर लेते हैं। आज रात हमारी नागरानी हमारे साथ होगी। ये सुनकर सभी खुश हो गए। उनके मन में यही था कि आज व्योम और शेषा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वही शेषा ये सुनकर खुशी और उम्मीद से व्योम की तरफ देखने लगी। वही व्योम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस एक अलग सी चमक थी। व्योम और शेषा ने एक अच्छे जोड़े की तरह सभी नाग मानवों को पूजा का प्रसाद देने लगे। ये सारा काम अच्छे से पूरा होने के बाद सभी अपने अपने घर को चले गए। अब सिर्फ व्योम और शेषा ही बचे थे। वो दोनों भी साथ में उनके आलीशान महल में लौट आए। एक बड़े से कमरे में व्योम नहाकर वापस आया। वो तैयार हो ही रहा था कि पीछे से शेषा ने उसे कसके गले लगा लिया। उसने खुशी से चहकते हुए कहा, व्योम, आखिरकार तुमने हाँ कह ही दी। मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। व्योम ने उससे पूछा, और तुम इतनी खुश क्यों हो? शेषा ने उसके आगे आकर उसके गले में हाथ डालकर प्यार से कहा, व्योम, तुमने और मैंने आज तक बड़ी ही शिद्दत से मेरी बहन माया का इंतजार किया है। आज आखिर में हमारा इंतजार पूरा होने जा रहा है। ये तो सच में खुशी की बात है। मैं इस इंतजार के लिए, आज रात के लिए बहुत खुश हूँ। आज हम दोनों साथ में मिलकर नागमणि को जागृत करेंगे। मैं इस नागलोक की असली नागरानी बनूंगी और तुम मेरे नागराज, मेरे व्योम। व्योम ने मुस्कुराकर पूछा, शेषा, क्या सच में तुम्हें खुद पर इतना यकीन है कि आज हम दोनों साथ में मिलकर नागमणि जागृत कर ही लेंगे? इतना भरोसा आखिर किस आधार पर? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं माया आज रात यहां ना आ जाए? शेषा एक पल के लिए सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, ये व्योम क्या कह रहा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, माया तो मर चुकी है। उसे मारे हुए तो 100 साल हो चुके हैं। अब वो वापस कैसे आ सकती है? लेकिन ये व्योम इतने सालों के बाद अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या सच में माया वापस आ सकती है? नामुमकिन। लेकिन 100 साल पहले हुई भविष्यवाणी का क्या वो सच में सच हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। शेषा का चेहरा सोचते सोचते लाल पीला हो रहा था। उसे ऐसे देखकर व्योम ने मुस्कुराकर कहा, शेषा, क्या हुआ? कहाँ खो गई? ठीक से आराम कर लो। आज की रात बहुत खास है। आज हम दोनों का ही इंतजार पूरा जो होने वाला है। ये कहकर व्योम उससे अलग होकर वहां से चला गया। वही शेषा बस उसके कहने के मतलब के बारे में सोचती रह गई। माया, माया। शिवन्या की आंखें खुली।
वो बहुत ही अच्छी गहरी नींद में सो रही थी, पर इस लगातार आने वाली आवाज से वो आखिरकार जाग गई। उसने पहले खुद को देखा, फिर अपने आसपास देखा। जैसे जैसे वो सब देखती जा रही थी, वो हैरान और हैरान होती जा रही थी। शिवन्या ने एक सफेद रंग की मुलायम साड़ी पहनी हुई थी और इस समय वो एक बड़े से बिस्तर पर थी जो कि गोलाकार में खूबसूरत लकड़ियों से बना हुआ था। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत था। शिवन्या ने और भी चीजों पर ध्यान दिया। वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था। वहां पर कई सारी खिड़कियां थी जो कि खुली हुई थी। बाहर से ताजी, ठंडी और खुशबूदार हवा इस पूरे कमरे को महका रही थी। शिवन्या ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन तुरंत बाद ही वही कर्कश आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगी। माया, 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 माया। शिवन्या एक पल के लिए डर गई। उसने खुद को शांत करते हुए पूछा, कोई है क्या? यहाँ पर कोई है? कौन है यहाँ? शिवन्या का ये सवाल सुनकर वो आवाजें आना बंद हो गई। तभी उस कमरे का दरवाजा एकदम से खुल गया। शिवन्या ने दरवाजे की ओर देखा ताकि ये जान सके कि वहां कौन था, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं आया। शिवन्या उत्सुक होकर खुद ही वहां चली गई। दरवाजे पर सच में कोई भी नहीं था। वो जगह पूरी तरह से शांत थी। शिवन्या बिना किसी डर के उत्सुक होकर इस वीरान लेकिन खूबसूरत जगह को देखने लगी। उसे अच्छे से पता था कि उसे यहाँ पर व्योम लेकर आया था, तो जाहिर था कि उसे कोई भी खतरा तो नहीं था। वहां बड़े बड़े गलियारे थे और बड़े बड़े कमरे भी। शिवन्या किसी भी कमरे के अंदर नहीं जाती, बस दरवाजे के बाहर से अंदर झांक लेती। ऐसा करते करते वो एक बड़े से आलीशान कमरे के बाहर आकर रुक गई। वो कमरा बाकी कमरों से बहुत ही अलग था। उसके दरवाजे भी बेहद शानदार थे। उनकी ऐसी खूबसूरती देखकर शिवन्या खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाए। उसने देखा कि वो कमरा बेहद ही साफ सुथरा और सलीके से रखा गया था। वहां दीवार पर व्योम के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। वो एक खूबसूरत चित्र पर आके रुकी। उसमें वो खुद और व्योम दोनों साथ में थे, जो कि प्यार से और खुशी से झूला झूल रहे थे। शिवन्या उस चित्र को देखकर हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे ध्यान से देखने लगी। उस चित्र में व्योम ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वही शिवन्या ने गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। वो दोनों साथ में इस चित्र में बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो दोनों सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी थे। इसे देखकर शिवन्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अब उसे सच में व्योम के प्यार पर भरोसा हो गया था। शिवन्या के दिल में व्योम का ख्याल आते ही बेचैनी होने लगी। इतने में ही फिर से वही आवाज गूंजने लगी, माया, 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 माया। शिवन्या एक बार फिर से सहम गई। उसने गौर किया कि इस बार वो आवाज उसके बेहद पास ही थी। वो डर और हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर उसके आसपास सच में कोई भी नहीं था। इस बार शिवन्या ने चिल्लाकर और गुस्से से पूछा, हे कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आकर बात करो, समझे? वो आवाज रुक गई। शिवन्या अब शांत हो गई। वो अब भी अपनी चारों तरफ देख रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। तभी उसके ठीक सामने से एक बहुत ही खुशी से झूमती हुई आवाज आए, माया, माया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम सच में मेरी आवाज सुन सकती हो? ये सुनकर शिवन्या बुरी तरह से डर गई। उसने डरते हुए पूछा, हे कौन हो तुम? और ये माया कौन है? तुम जाओ, कोई भी हो, प्लीज मेरे सामने आओ। व्योम, 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 कहाँ हो तुम? शिवन्या के मुंह से व्योम का नाम सुनकर एकदम से हवाएं तेज चलने लगी। अब तक जो एक प्यारी सी ठंडी आवाज आ रही थी, वो एकदम से कठोर हो गई। शिवन्या को फिर से वो आवाज आए, माया, तुम उस दरिंदे का नाम इतने प्यार से कैसे ले सकती हो? क्या तुम भूल गई कैसे उसने उस काली रात में घने जंगल में हम दोनों को जान से मार डाला था? ये सुनकर शिवन्या झेप गई। उसे अपना बचपन का सपना याद आने लगा, जिसमें वो किसी से डरकर भयानक रात में घने जंगल में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे जा रही थी। क्या वो व्योम था? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवन्या ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करो तुम, चुप हो जाओ। तुम हो कौन? तुम मुझे माया क्यों कह रहे हो? तुम व्योम के बारे में ऐसा बकवास करना बंद करो, समझे? सामने से बेबसी से भरी आवाज आए, माया, तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नागेश, वो नागेश जिससे तुम बेइंतहा प्यार करती हो। ये सुनकर शिवन्या और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, नागेश? कौन नागेश? मैं किसी नागेश को नहीं जानती। और तुम बार बार मुझे माया क्यों कहे जा रहे हो? मैं कोई माया नहीं हूँ। मेरा नाम शिवन्या है, शिवन्या शास्त्री, समझे?
अब हैरान होने की बारी सामने वाले की थी। उसने पूछा, तुम माया नहीं हो? तुम मेरी माया नहीं हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम मेरी माया नहीं हो तो तुम उसके जैसी कैसे दिख सकती हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी माया ही मेरी आवाज सुन सकती है। अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो इसका मतलब तुम ही मेरी माया हो। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो माया? देखो, तुम मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। देखो, मैं पिछले 100 सालों से तुम्हारे इंतजार में हूँ। शिवन्या ने गुस्से से कहा, हे, तुम जो कोई हो, मेरे सामने आकर बात करो और मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं कोई माया नहीं हूँ, समझे? मैं सिर्फ शिवन्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्योम की शिवन्या। अगले ही पल शिवन्या को अपने आसपास ठंडक का एहसास होने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई उसे प्यार से गले लगा रहा हो। उसके छुअन से शिवन्या का सारा गुस्सा एक झटके में हवा हो गया। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और कुछ तस्वीरें झलकने लगी। शिवन्या एक झरने के नीचे पानी के साथ किसी से खेल रही थी। वो उसके साथ बहुत ही खुश थी। झरने का ठंडा ठंडा पानी उसके अंदर प्यार और खुशी की लहर उठा रहा था। शिवन्या ने उस आदमी को करीब से देखा। वो व्योम नहीं था, बल्कि कोई और ही था। ये झलक देखकर शिवन्या की आंखें एकदम से खुल गई। वो झटके से अपनी जगह से दूर हुई और तेज कदमों से बाहर की तरफ भागने लगी। व्योम, 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 व्योम। शिवन्या के साथ ये क्या हो रहा था? शिवन्या उस बड़े से महल में इधर उधर दौड़े जा रही थी। बुरी बात तो ये थी कि वो जिस भी कमरे की तरफ बढ़ती उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता। उसे अब बहुत डर लग रहा था। उसे बहुत तेज रोना भी आ रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, व्योम, 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 कहाँ हो तुम? व्योम। वो भागते भागते उस महल से बाहर निकल आए। वहां हर तरफ बस खूबसूरत हरियाली थी। तरह तरह के फूल थे और उन पर दिल बहलाने वाली खूबसूरत तितलियां। शिवन्या उन सबको नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से एक गुफा की तरफ भागने लगी। हैरानी की बात तो ये थी वो ऐसे वहां घूम रही थी मानो वो यही पली बड़ी हो। वो उस गुफा के अंदर चली गई। किस्मत से वो दोपहर का समय था जिससे कि सूरज की तेज किरणें उस बड़ी सी गुफा के अंदर आ रही थी। शिवन्या ने कुछ देर चैन की सांस ली। फिर उसने उस गुफा में कुछ हैरानी से देखा। वो खुद से बोली, हे शिवजी, ये क्या है, क्यों है? उस गुफा के अंदर एक बड़े पत्थर पर 2 बड़े नाम लिखे हुए थे, नागेश माया। शिवन्या बड़ी ही हैरानी से उसे देख रही थी। तभी उसे फिर से एक प्यारी सी आवाज आई, माया। ये सुनकर शिवन्या अपने आसपास देखने लगी। इतने में वो किसी हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ने लगी। शिवन्या को महसूस हुआ कि उसे कोई कमर से पकड़कर कहीं ले जा रहा था। शिवन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, कोई है, हेल्प मी, हेल्प। शिवन्या तेज हवा में उस गुफा के बाहर आ गई और हवा में लहराते हुए एक झरने के पास पहुंच गई। शिवन्या के पैर अब जाकर एक बड़े से पत्थर पे उतरे। शिवन्या सीधे जमीन पर बैठ गई। उसकी जान सच में हलक में अटक गई थी। शिवन्या अब लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उस बड़ी गहरी झील से एक बड़ा काला खौफनाक सांप बाहर आने लगा। शिवन्या, जिसका डर के मारे बुरा हाल हो गया था, वो उसे देखकर जोर से चिल्लाए, चले जाओ, दूर रहो मुझसे, बचाओ, माँ। व्योम तुरंत ही इंसानी रूप में आ गया। वो खुद भी एक पल के लिए शिवन्या को ऐसे देखकर डर गया था। व्योम ने आते ही शिवन्या को कसके गले लगा लिया। शिवन्या को एकदम से व्योम की खुशबू आई। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वो सच में व्योम था। व्योम को देखकर शिवन्या उसे कसके गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त व्योम बस उसे दिलासा ही दे सकता था। कुछ देर शिवन्या बस रोती ही रही। जब उसे अच्छा लगा तो वो व्योम से अलग हुई। व्योम तेजी से उससे अलग हुआ और कहीं चला गया। फिर हाथ में कुछ लेकर तेजी से वापस आया। व्योम ने उसे पीने को पानी दिया। शिवन्या को अब जाकर कुछ अच्छा लगा। व्योम ने शिवन्या के सिर पे हाथ रखकर प्यार से पूछा, शिवू, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही थी? यहाँ पर हम दोनों के सिवाय तीसरा तो कोई भी नहीं है। तुम किससे डरकर कहाँ भाग रही थी? शिवन्या ने व्योम का हाथ पकड़कर कहा। व्योम, प्लीज मुझे इसी वक्त मेरे घर ले चलो। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। ये सुनते ही व्योम का चेहरा पीला पड़ गया। वो कैसे उसे खुद से अलग कर सकता था? व्योम ने कैसे माया को 100 सालों तक ढूंढा, कैसे उसे फिर से हासिल किया, कैसे उसे इस दुनिया में लाया, ये सिर्फ वही जानता था। व्योम ने शिवन्या को शांत करने के लिए कहा, शिवू, पहले तो तुम शांत हो जाओ। हम तुम्हारे घर जरूर जाएंगे, ठीक है? ये सुनते ही शिवन्या ने उठकर कहा, चलो, अभी चलो। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती।
व्योम ने हैरानी से पूछा, शिवू क्या हुआ? तुम ऐसे यहां से जाना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आए? शिवन्या ने डरते हुए कहा, वो नागेश। नागेश। शिवन्या के मुंह से नागेश सुनकर एकदम से व्योम का चेहरा बदल गया। वो सच में काफी हैरान था। शिवन्या को यहाँ आए हुए पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे नागेश की याद तक आ गई। व्योम सोचने लगा, हे महादेव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये शिवन्या नागेश का नाम क्यों ले रही है? क्या इसे सच में पुरानी यादें याद आ गई? क्या अब ये मुझसे नफरत करेगी? नहीं, नहीं, मैं दोबारा नागेश को हमारे बीच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। माया कल भी मेरी थी, आज भी है और हमेशा मेरी ही रहेंगी। व्योम, व्योम, कहाँ खो गए? शिवन्या ने व्योम का हाथ पकड़कर पूछा। व्योम जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने पूछा, शिवन्या, ये नागेश? व्योम इतना पूछकर अटक गया। शिवन्या पुरानी बातें याद करने लगी। उसने व्योम से पूछा, व्योम, यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। ये नागेश कौन है? और ये माया कौन है? अब जाकर व्योम की जान में जान आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव की शिवन्या को कुछ भी याद नहीं आया। इस बार मैं शिवन्या को नहीं ही खोऊंगा। व्योम ने प्यार से कहा, शिवन्या, नागेश और माया एक प्रेमी जोड़ा था जो 100 साल पहले ही मर गया। ये जगह कभी माया की हुआ करती थी। माया मेरी मंगेतर थी और अब तुम मेरी मंगेतर हो, मेरी नागरानी हो, कुछ समझी? शिवन्या बड़े ही ध्यान से व्योम की बातें सुन रही थी। ना जाने क्यों पर कुछ समय पहले तक उसे जितना विश्वास व्योम पर था अब उतना ही शक उस पर हो रहा था। शिवन्या ने आगे पूछा, माया तुम्हारी मंगेतर थी, तुम्हारी बीवी नहीं, लेकिन क्यों? और आखिरकार तुम मुझे ही अपनी नागरानी बनाना क्यों चाहते हो? और ये नागेश और माया का तुमसे क्या रिश्ता है और वो क्यों मारे गए? इतने सारे सवाल सुनकर व्योम के पसीने निकलने शुरू हो गए। वो बस किसी तरह शिवन्या के सवालों को अब टालना चाहता था। एक खूबसूरत झील के किनारे, जहां खुला नीला आसमान था, कई सारे खूबसूरत फूल थे, हरी और मुलायम घास थी, हवा में ताजगी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। शिवन्या कई सारे सवाल लेकर व्योम के सामने खड़ी थी। व्योम ने कहा, शिवू, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं एक साथ तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। शिवन्या ने खुद को शांत किया। उसने फिर से कहा, व्योम, मुझे इसी वक्त मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर ले चलो। व्योम ने प्यार से कहा, शिवन्या, अगर तुम चली गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि आज क्या है? शिवन्या अब चौंक गई। आज? आज भला क्या है? शिवन्या ने पूछा। व्योम, आज क्या है? तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? व्योम ने कहा, शिवू, आज महाशिवरात्रि है, महादेव का बहुत बड़ा दिन। हमारे नागलोक में इस दिन को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। आज के दिन को हम किसी उत्सव की तरह मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम हमारे साथ रहो और मेरे साथ पूजा में बैठो। शिवन्या सोचे पड़ गई। हे शिव जी, ये क्या हो गया? मैं आज के दिन को कैसे भूल गई? आज के दिन तो मैं उपवास करती हूँ, फिर भी मैं ये दिन भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए। शिवन्या को कुछ सोचते देख व्योम ने उसका ध्यान भटकाने की सोची। उसने कहा, शिवू, क्या तुमने ये जगह अच्छे से देखी? क्या तुम्हें ये जगह पसंद आए? व्योम का सवाल सुनकर शिवन्या अपनी सोच से बाहर आई। उसे फिर से नागेश का ख्याल आया। उसने जोर देते हुए कहा, अब से तुम जहां रहोगे मैं भी वही रहूंगी, तुम्हारे साथ। व्योम की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। फिलहाल चलो आओ, हम इस जगह को देखते हैं। शिवन्या को अब जाकर व्योम के आने से राहत मिली। उसने हाँ कहा और दोनों ही उस खूबसूरत जगह को देखने लगे। वही रॉयल्स रेजिडेंस में सभी घरवाले ऋत्विक के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली ऋत्विक घर आ गया। सभी उसे देखकर खुश हो गए। यामिनी ने आते ही ऋत्विक की आरती की और उसकी नजर भी उतारी। ऋत्विक ने सभी बड़ों के पैर छुए और छोटों को गले से लगाया। यामिनी ने अब अपना रंग बदलते हुए ऋत्विक के कान पकड़ लिए और पूछने लगी, ऋत्विक बेटे, क्या था तू? तेरा फोन क्यों बंद था? हा? तेरी फ्लाइट को आए हुए 1 घंटा बीत गया और तू अब जाकर घर आया? ऋत्विक आह आह चिल्लाने लगा। उसे ऐसे देखकर सभी उसके मजे लेकर जोर जोर से हंसने लगे। किंजल ने तो उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था। ऋत्विक ने प्यार से कहा, मॉम, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, अब मैं बच्चा नहीं रहा। देखो, ये किंजू मेरा वीडियो भी बना रही है।
यामिनी ने फिर गुस्सा करके हुए पूछा, उसे जो करना है उसे करने दे, पर तू सबसे पहले ये बता कि तू था कहाँ। ऋत्विक ने कहा, अरे मॉम, मैं किसी के साथ नहीं था, बस ट्रैफिक में फंस गया था। ये सुनने के बाद यामिनी ने फटाक से उसे छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। ऋत्विक जैसे ही उससे अलग हुआ तुरंत ही उससे दूर होकर खड़ा हो गया। सभी फिर लंच करने बैठ गए। ऋत्विक को बार बार शिवन्या के साथ किया हुआ नाश्ता ही याद आ रहा था। हमेशा की तरह आज भी उसकी प्लेट सलाद और वेजिटेबल से भरी हुई थी। उसने एक सर्वेंट से कहा, अरे सुनो, जाओ जल्दी से प्याज और आलू के पकोड़े बनाकर लाओ। उसका ये ऑर्डर सुनकर सभी हैरान हो गए। अमन ने पूछा, क्या बात है ऋत्विक, तुझे पकोड़े चाहिए और वो भी प्याज और आलू के? किंजल, जरा जाकर देखो तो कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा है ना। ऋत्विक ने कहा, कम ऑन डैड, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आते वक्त मैंने कुछ पकोड़े वाले देख लिए थे तो बस यूं ही खाने की इच्छा हो गई, और कुछ भी नहीं है। वही जिया भी अब जाकर घर पहुंच गई थी। उसने आज वो सारी जगह देख ली थी जहां जहां शिवन्या जाया करती थी। शोभना ने आकर पूछा, अरे बेटा, आज के दिन तो इतनी भागदौड़ क्यों कर रही है? आज तो तेरा उपवास है ना? ये सुनकर जिया चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, आज मेरा उपवास है? नितिन ने कहा, तो क्या आज आपका उपवास नहीं है? आज तो महाशिवरात्रि है ना। आज के दिन तो आप कड़ा उपवास करती है। व्योम की याद में कहीं आप भूल तो नहीं गई ना? जिया ने हंसते हुए कहा, ओह हाँ, आज तो मेरा उपवास है, मैं भी ना भूल गई। जयेश ने कहा, अरे शिवू, एक बार के लिए हम ये बात भूल सकते हैं लेकिन तू नहीं भूल सकती, समझी? अब ये नौटंकी बंद करो और जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी है ना? जिया ने प्यार से मुंडी हाँ में हिला दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने अंदर आकर लंबी सांस ली। एकदम से जिया को ऋत्विक का ख्याल आ गया और उसकी चिंता हंसी में बदल गई। देखते देखते दिन ढल गया। व्योम ने शिवन्या के लिए आज रात की बहुत सारी तैयारियां की थी। उसने शिवन्या को अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने पहनाए। आखिरकार नागलोक की असली नागरानी पूरे नागलोक के सामने आने वाली थी। वही शेषा आज बहुत खुशी से तैयार हो रही थी। आखिरकार उसे व्योम का साथ जो मिलने वाला था। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जयेश, शोभना, नितिन और जिया सभी लोग तैयार होकर शिवजी के मंदिर आए और आरती की। उन्होंने आज के दिन मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया और प्रसाद भी बांटा। साथ में अपनी हैसियत के हिसाब से दान भी किया। वहीं दूसरी तरफ रॉयल्स रेजिडेंस में सभी घरवाले शिवजी की पूजा करने के लिए घर के मंदिर में इकट्ठा हुए। सभी अच्छे से तैयार होकर आए थे। किंजल की नजर वहां रखे प्रसाद पे ऐसे घूम रही थी मानो वो किसी भी वक्त उसे खा लेंगी। किंजल ने अपनी ही धुन में जोर से कहा, हाँ मुझे अभी चाहिए। अंकित के कानों में जब ये बात पड़ी तो उन्होंने घुरकर किंजल की तरफ देखा। जब किंजल ने पाया कि उसके दादाजी उसकी तरफ ही देख रहे हैं तो उसने मासूम सा चेहरा बना दिया और कहने लगी, सॉरी। अब जाकर अंकित ने उस पर से अपनी नजर हटाई। लेकिन जैसे ही उनकी नजर हटी दुर्घटना घटी। किंजल टीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। वही टीना उससे बचने के लिए आगे इधर उधर भागने लगी। इन दोनों को यू टॉम एंड जेरी की तरह भागते हुए देखकर सभी हंसने लगे। वही यामिनी, शीतल और प्रीति पूजा की तैयारियां देख रही थी और दादी अदिति उन्हें काम पे काम दिए जा रही थी। आरव ने अमन से कहा, भाई आपने ऋत्विक से उस लड़की के बारे में बात की क्या? अमन ने परेशान होकर कहा, नहीं, कैसे करता, मौका ही मिला। प्रीतेश ने कहा, अरे भाई तो कब बात करनी है? कहीं इस बात पर भाभी फिर से ना भड़क जाए। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें शिवन्या टाइप्स लड़कियां कब से पसंद आने लगी। उनका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है। कहाँ हम रॉयल और वो एक मामूली एम्प्लॉय की बेटी। आरव ने कहा, हाँ, मैंने भी उसके बारे में पता करवाया है। वो दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन उसका स्टैंडर्ड एकदम थर्ड क्लास है। अमन ने कुछ नहीं कहा। भला वो बोलता भी क्या? अदिति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुनो सभी तैयारियां हो चुकी है। चलो सब यहाँ आ जाओ, हम पूजा शुरू करते हैं। रीमा ने कहा, जी दादी, लेकिन अभी तक ऋत्विक भाई नहीं आए हैं। क्या मैं उन्हें बुला दूं? अदिति ने चिढ़कर कहा, आजकल के बच्चों को सही वक्त की कदर ही नहीं। हम जाओ, उस राजकुमार को बुलावा भेजो ताकि वो यहाँ पधारे। रीमा हंसते हुए वहां से चली गई और ऋत्विक के कमरे में जाकर पहुंच गई। उसने अंदर जाकर देखा तो ऋत्विक आईने के सामने खुद को बस निहारे जा रहा था। उसने मस्त खूबसूरत कुर्ता पहना था जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। हर रोज ऋत्विक जो हमेशा सूट बूट में रहता है आज काफी अलग लग रहा था। रीमा ने पीछे से आकर उसे भाव करके डरा दिया। रीमा के ऐसा करने से ऋत्विक बुरी तरह उस पर चिढ़ गया।
रीमा, ये क्या मजाक है? ये अभी क्या किया तुमने? ऐसा कोई करता है क्या? कब बड़ी होगी तुम? ऋत्विक के ऐसे डांटने से रीमा ने नकली आंसू की गंगा बहाना शुरू कर दिया। ऋत्विक भाई, मैं यहाँ आपको बुलाने आई थी और आप मुझ पर ऐसे गुस्सा कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। आप मुख पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते। मैं आपकी प्यारी सी मासूम सी इत्थसी सी छोटी बहन हूँ, आपने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? रीमा के ऐसे बर्ताव से ऋत्विक आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। उसने कहा, वाह रीमा, तुम्हें तो थर्ड क्लास नौटंकी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम पक्का फर्स्ट आओगी। इतनी अच्छी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। रीमा ने छोटा चेहरा बनाकर ऋत्विक की तरफ गुस्से से देखा। भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आपने मेरी एक्टिंग को नौटंकी कहा क्यों? ऋत्विक ने रीमा के सिर पे मारते हुए कहा, हा, मैंने तुम्हारी सो कॉल्ड एक्टिंग को नौटंकी कहा, इससे तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उसे थर्ड क्लास कहा, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही कहा मैंने, है ना? रीमा का चेहरा अब शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने फिर एकदम से मुड़ ठीक करके ऋत्विक का हाथ पकड़ा और कहा, अभी के लिए हम ये लड़ाई छोड़ते हैं क्योंकि सभी नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी फाइट आप पर उधार रहेंगी, समझे? ऋत्विक ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा ठीक है, अब चलो। फाइनली सब अब इकट्ठा होकर पूजा करने लगे। ऋत्विक को बार बार मंदिर में शिवन्या के साथ हुई मुलाकात याद आ रही थी। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी शिवजी के मंदिर में हो? हाँ, हो सकता है। अगर वो सुबह आ सकती है तो शाम की आरती में भी जरूर ही आई होगी। मुझे वहां जाना होगा, लेकिन मैं इन लोगों से क्या कहूँ, क्या बहाना बनाऊं? जब से आया हूं मेरे साथ साए की तरह चिपके पड़े हैं। मुझे कुछ बड़ा जुगाड़ करना होगा। प्लीज शिवजी, हेल्प मी। बस मैं पकड़ा ना जाऊं। उसने जानबूझकर हर 2 मिनट का अलार्म सेट किया। करीब 2 मिनट बाद उसका फोन बजना शुरू हो गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ऋत्विक ने मासूम सा चेहरा बनाकर वो अलार्म बंद कर दिया। फिर पूजा शुरू हुई। करीब 2 मिनट बाद फिर से ऋत्विक का फोन बजा। उसने फिर अलार्म बंद किया। करीब 4 बार ऐसा हुआ। अंकित ने ऋत्विक को डांटे हुए कहा, ये किस कमबख्त का फोन बार बार बजे जा रहा है? अपना फोन बंद करो। उल्लू का पट्टा, ठीक से पूजा भी नहीं करने दे रहा है। आरव ने पूछा, ऋत्विक बेटे किसका कॉल है? अगर ये इम्पोर्टेंट है तो बाहर जाकर बात कर लो। बस यही सुनने की तो देर थी। ऋत्विक ने फोन को देखने का नाटक किया। किस्मत से फिर से अलार्म बजा। इस बार वो घर के बाहर चला आया और तुरंत ही अपनी कार लेकर रफू चक्कर हो गया। वो तेज स्पीड में शिवजी के मंदिर में पहुंच गया। मिस शिवन्या, आई एम बैक। आई होप यू विल बी हैप्पी टू सी मी। उसने कार से बाहर निकलकर आरव अंकल को एक मैसेज सेंड कर दिया, फिर खुशी से फोन स्विच ऑफ करके कार में फेंक दिया और खुशी से झूमता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। वही नागलोक में शेषा आज गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने आसमानी रंग का सुंदर सा लहंगा पहना था। पूरे नागलोक में उससे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं था। पूरा नागलोक शेषा को ही अपनी नागरानी मानता आया था। इसलिए वो अपनी नागरानी को खुश करने के लिए कई सारे तोहफे लाए थे। पूरा नागलोक शिवजी की भक्ति में डूबा हुआ था। महादेव का मंदिर बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था। वहां के पंडित जी महादेव की आरती की तैयारी कर रहे थे। हर तरफ आनंद और खुशी की लहर छाई हुई थी। वही व्योम बड़े प्यार से शिवन्या को अच्छे से तैयार कर रहा था। शिवन्या ने आज लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। व्योम अब धीरे धीरे खुद पर से काबू खो रहा था। शिवन्या को भी उसके दिल में उमड़ रहे एहसास का अंदाजा हो रहा था। इसकी वजह से उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो रहा था। अब बस कुछ ही देर में नागलाइग में बड़ा धमाका होने वाला था। व्योम को बस यही डर लग रहा था कि कोई भी शिवन्या से बदतमीजी ना करे और उसे खुले दिल से अपनी नागरानी के तौर पर अपना ले। वही नागेश पूरे महल में गुस्से से इधर उधर भाग रहा था। माया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपने ही कातिल के प्यार में नहीं पड़ सकती। कैसे रोकूं तुम्हें? कैसे समझाऊं तुम्हें कि व्योम क्या चीज है? नहीं, पिछली बार भी तुमने उसे एक मौका दिया था और अपनी जान गंवाई थी। इस बार मैं तुम्हें उस हैवान के पास नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। शिवजी के मंदिर में जयेश, शोभना, नितिन और जिया सब गरीबों को खाना खिला रहे थे। शिवन्या को ऐसे खाना बांटते हुए देखकर ऋत्विक को उसपे और भी ज्यादा प्यार आने लगा। वो सीधा उसके पास चला गया और उसके बाजू में जाकर खड़ा हो गया। जिया, जो कि अपने काम में मशगूल थी, उसे ऋत्विक के आने का पता ही नहीं चला और वो उससे टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ा बर्तन नीचे गिरने ही वाला था, तभी ऋत्विक और जिया दोनों ने एक साथ ही उसे थाम लिया। इत्तेफाक से उसी समय मंदिर में जोर जोर से घंटियां बजनी शुरू हो गई। ऋत्विक ने बड़े प्यार से वो बर्तन वापस जिया को पकड़ा दिया।
नितिन ने जब देखा कि उसकी बहन के पास कोई अनजान आदमी है तो वो फौरन जिया के सामने आ गया और उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। ऋत्विक को उसका यूं बीच में आना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो कुछ बोलता तभी जिया ने कहा, नितिन, ये तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो वरना खाना नीचे गिर जाएगा। नितिन ये सुनकर फौरन उनके बीच में से साइड हो गया और जिया को बर्तन संभालने में मदद करने लगा। ऋत्विक को उन दोनों का ऐसे करीब होना कुछ समझ नहीं आया। वो शिवन्या ने कुछ पूछता तभी वहां जयेश आ गए और पूछने लगे, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे बातें करना बंद करो और काम पे लगो। और आप भाई, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? ऋत्विक ने सामने से उन्हीं को जोर देते हुए पूछा, पहले आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कौन होते हैं ये पूछने वाले कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने काम से काम रखिए। ऋत्विक को यूं अपने पापा ने ऊंची आवाज में बात करते हुए देखकर नितिन और जिया दोनों को ही उस पर बेहद गुस्सा आ गया। जिया कुछ बोलती तभी जयेश ने उन्हें शांत होने का इशारा कर दिया। जयेश ने पूरी इज्जत के साथ कहा, नहीं बेटे, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। दरअसल यहाँ हम इन्हें खाना खिला रहे हैं और इनके रुक जाने से लोगों का खाना भी रुक गया है तो बस इसीलिए मैं इन्हें बस रोक रहा था। ऋत्विक ने फिर जोर से कहा, तो क्या आप ऐसे बात करेंगे? मैं यहाँ जो भी करूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए? ये सुनकर जयेश का मुंह छोटा हो गया। उसे ऐसे देखकर अब ऋत्विक को काफी अच्छा लगा। फिर उसने खुशी से शिवन्या को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। ऋत्विक को एहसास हुआ कि वो उन दोनों आदमियों की वजह से चिढ़ी हुई है। ये जानकर उसने फिर जोर से कहा, सुनिए, यहाँ पे ऐसे तमाशा मत बनाइए और जाइए यहाँ से, जाकर अपना काम कीजिए। जिया की अब जाकर सटक गई। उसने कहा, पापा, नितिन चलिए यहाँ से, आज के खास दिन ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। ये बोलकर वो आगे चली गई। नितिन इस बार शिवन्या के साथ ही रहा और उसकी मदद करने लगा। वही जयेश भी शोभना के पास चले गए। अब ऋत्विक वहां अकेला रह गया। पापा। ऋत्विक के कान में बस यही एक शब्द गूंज रहा था। उसे अब जाकर लगा कि शिवन्या उन दोनों से नहीं बल्कि उससे गुस्सा हो गई थी। ऋत्विक को खुद को ही मारने का मन कर रहा था। उसके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई कि वो दोनों उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। फ्लो में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने एक नज़र शिवन्या को देखा जो फिर से अपने काम में लग गई थी। ऋत्विक उसके पास जाना चाहता था तभी उसकी नज़र नितिन पे पड़ी जो बार बार गुस्से से उसे ही देखे जा रहा था। ऋत्विक ने अब ध्यान से उन दोनों के चेहरे को देखा। उनके चेहरे काफी हद तक मिल रहे थे। अब ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो शिवन्या का भाई था। ये जानकर ऋत्विक को और भी बड़ा झटका लगा। उसकी लव स्टोरी तो स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो गई। अब उसका वहां रुकने का कोई भी इरादा नहीं था। जाहिर था कि उसे इस समय तो बिल्कुल भी माफी नहीं मिलने वाली थी, जो सीधे जयेश के पास चला गया। अंकल जी, सुनिए। जयेश ने देखा कि फिर से वही लड़का उसके पास आया है तो वो हैरान हो गया। हाँ बोलो, जयेश ने कहा। ऋत्विक ने कहा, अंकल, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मुझे आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर शोभना चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम इनसे माफी क्यों मांग रहे हो? ऋत्विक ने कहा, आंटी जी, वो मैंने गलती से इनके साथ थोड़ी बदतमीजी करी, बस इसीलिए मैं इनसे माफी मांगने आया हूँ। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। जयेश ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना। मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर ऋत्विक बहुत खुश हो गया। सच अंकल, आपने मुझे माफ कर दिया। ये बोलकर ऋत्विक ने जयेश को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच अंकल, ऋत्विक ने जयेश से अलग होकर कहा। वो अब बहुत ज्यादा खुश था। उसने पूछा, अब तो आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? जयेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ऋत्विक ने आगे पूछा, तो क्या मैं अब आपकी मदद कर सकता हूँ इन लोगों को खाना खिलाने में? जयेश ने कहा, बेटा अब मदद करने का कोई मतलब नहीं है। ये छोटा सा भंडारा अब पूरा हो चुका है, अब बस कुछ ही लोग बाकी है और उनका भी खाना पूरा हो गया है। तुम चाहो तो हरधाम नगर के शिव मंदिर जा सकते हो, वहां अभी भी भंडारा चल ही रहा होगा, तुम वहां उनकी मदद कर सकते हो। ये सुनकर ऋत्विक का मुंह लटक गया। उसने अपने आसपास देखा। हाँ, सच में अब वहां बस कुछ लोग ही बचे थे। ऋत्विक ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आपने मुझे माफ कर दिया, ये ही बहुत बड़ी बस है। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। ये बोलकर ऋत्विक ने फिर से एक बार शिवन्या को देखा जिसने उसे देखकर मुंह फेर लिया।
वही नितिन ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ऋत्विक ने एक लंबी सांस ली और वहां से निकल गया। वही नागलोक में सभी महादेव के बड़े भव्य मंदिर के बाहर आकर खड़े हो गए। सब ने आज तय कर लिया था कि आज तो वो नागमणि जागृत करके ही रहेंगे। पिछले 100 सालों से उन्हें नागमणि की शक्तियां नहीं मिली, जिसके कारण कई नागों की जान चली गई थी। आखिरकार जिसका इंतजार था वो आ गई। नागरानी शेषा की जय, नागरानी शेषा की जय, नागरानी शेषा की जय। हर तरफ नागों की महारानी की जय जयकार होने लगी। शेषा सबके बीच से होते हुए आगे आए। उसने महादेव के सामने सिर झुकाया और कहा, हर हर महादेव। सब उसके साथ एक साथ होकर बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब शेषा इधर उधर देखने लगी। इतने में उनके पंडित जी अनुराग ने कहा, नागरानी, नागराज कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। नागमणि कभी भी प्रज्वलित हो सकती है। अगर उस समय आप दोनों साथ नहीं हुए तो वो वापस शिवलिंग के अंदर समा जाएगी। शेषा ने कहा, जी पंडित जी, मैंने उन्हें कहा तो था कि वो समय पर मंदिर पहुंच जाए, न जाने कहाँ रह गए। शेषा ने फिर आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान लगाकर व्योम को देखने की कोशिश की। उसने देखा कि व्योम किसी लड़की के साथ वही आ रहा है। ये देखकर शेषा को काफी खुशी हुई, लेकिन जब उसने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरानी और डर से खुली की खुली रह गई। वो खुद से ही बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? माया, माया, वो वापस जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्या वो भविष्यवाणी सच हो गई? क्या नागरानी फिर से सच में लौट आए? कैसे? शेषा एक बार फिर अपनी शक्तियों से व्योम और इस लड़की को देखती है। हाँ, वो सच में माया ही थी, हमारी माया, पहली नागरानी। अब धीरे धीरे बाकी नागमानवों को भी उनके नागराज के पास होने का एहसास होने लगा। वो लोग जोरों शोरों से ढोल नगाड़े और शहनाई बजाने लगे। कई नागमानव शंख बजा रहे थे, कई नागन्याय हवा में फूल बरसा रही थी। आखिर में व्योम और शिवन्या दोनों ही नागालोक के उस विशाल मंदिर के आगे पहुंच ही गए। वो मंदिर सच में बहुत अद्भुत था। शिवन्या बड़ी हैरानी से वो मंदिर देख रही थी। वो बिल्कुल वैसा ही मंदिर था जो उसने अपने सपने में देखा था। वही आसपास कई सारे हटे कट्टे बड़ी संख्या में नागमानव खड़े थे। शिवन्या से वो काफी ज्यादा ही ऊंचे थे। वही सभी नागमानव शिवन्या को बड़ी ही हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि व्योम के साथ उनकी पहले होने वाली नागरानी, उनकी नागरानी माया वहां उनके बीच थी। अब तक शेषा का हाल बहुत बुरा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। सब हैरानी और खुशी के मिले झूले भाव से शिवन्या को देख रहे थे। वही शिवन्या बहुत ही अजीब तरह से उन सबको देख रही थी। उनका यूं एकटक उसे घूरना शिवन्या को बहुत बेचैन कर रहा था। उसने कसके व्योम का हाथ पकड़ लिया। वही व्योम के माता पिता और गुरु, पुरोहित जी, पंडित जी, वहां से सेवक, वहां खड़ा हर एक नागमानव बड़ी ही उत्सुकता से शिवन्या को देख रहा था। वो सभी शिवन्या को उनकी तरफ आता देख खुशी से नारे लगाने लगे, नागरानी माया की जय, नागरानी माया की जय। चारों तरफ जोरों शोरों से आवाज गूंज उठी। हवा में सिंदूरी गुलाल उड़ने लगा। जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। व्योम और शिवन्या पे खुशबूदार फूलों की बारिश होने लगी। शिवन्या को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पुराने जमाने में आ गई हो। उसे काफी खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी। लोग उस पूरी खुशी और खुले दिल से स्वागत कर रहे थे, लेकिन वो सभी उसे कोई माया समझ रहे थे, जबकि को माया थी ही नहीं। उसने सवालिया नजरों से व्योम को देखा। व्योम भी समझ गया था कि शिवन्या के मन में क्या चल रहा था। उसने धीरे से उसके कान में कहा, शिवन्या, मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अब से तुम ही माया हो। यहाँ हर कोई तुम्हें माया कहकर ही बुलाएगा। अब से यही तुम्हारी पहचान है, समझी? शिवन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो अभी सबके सामने व्योम से कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वो उस शिव मंदिर के आगे आकर रुक गए। धर्मित और निहारिका ने आगे व्योम से पूछा, व्योम, ये माया तुम्हें कहाँ मिली? ये जिंदा कैसे हो गई? तुम इसे यहाँ कैसे लाए? कब लाए? और हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बोलो व्योम। व्योम ने कहा, पापा माँ, ये शिवन्या है, मेरी होने वाली रानी और इस नागालोक की असली नागरानी। आज यही हमारी नागमणि जागृत करने वाली है। हमें आशीर्वाद दीजिए। व्योम की बातें सुनकर वो दोनों चौंक गए। अगर ये लड़की उनकी नागरानी बनेगी तो शेषा का क्या होगा? वो तो व्योम की पहली पत्नी है, इस कायदे से तो उसे ही नागमणि जागृत करनी चाहिए। वही शिवन्या को भी ये समझ आ गया कि ये दोनों व्योम के मम्मी पापा है।
वो दोनों दिखने में व्योम के बड़े भाई बहन की तरह ही लग रहे थे। वो कहीं से भी कोई बुजुर्ग मालूम नहीं पड़ते थे। उसने अपने चारों तरफ देखा, वहां बहुत ही कम बुजुर्ग लोग थे। व्योम ने शिवन्या को इशारा किया कि उन्हें साथ में उन दोनों के पैर छूने चाहिए। शिवन्या ने भी हामी भर दी। फिर वो एक साथ आशीर्वाद लेने के लिए झुके, जैसे वो सच में कोई शादीशुदा जोड़ा हो। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए। धर्मित और निहारिका को अब समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने बिना ज्यादा समय गवाए उन दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों हमेशा ही खुश रहो और हमेशा ऐसे ही साथ रहो। महादेव करे कि तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशी मिले। जुग जुग जियो। शेषा से ये सब और देखा नहीं गया और वो आगे आकर बोली, ओह अच्छा व्योम, जरा ये तो बताना कि अगर ये इस नागलोक की नागरानी है तो मैं क्या हूँ? ये सुनकर सभी अब व्योम की तरफ देखने लगे। व्योम ने गुस्से से शेषा को देखा। उसने जोर देते हुए कहा, शेषा बस, आज नहीं। आज मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। हम इस बारे में बात करेंगे। अब हटो हमारे रास्ते से। हमें महादेव की साथ में पूजा करनी है। शेषा ने गुस्से से कहा, हाँ पूजा तो होनी है, लेकिन पूजा हम करेंगे और नागमणि मैं ही जरागृत करूंगी, ना कि ये। व्योम ने शिवन्या का प्यार से हाथ पकड़ा और शेषा को अनदेखा करके उसे शिव मंदिर के अंदर ले जाने लगा। शिवन्या ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई और नहीं बल्कि नागेश ही था। वो उसके एहसास को कैसे भूल सकती थी? शिवन्या ने अब डर के मारे कसके व्योम का हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा करता देख सबने कुछ गलत ही समझ लिया। उन्हें यही लगा कि वो अपनी मर्जी से व्योम का हाथ थाम रही है। वही व्योम को भी यही गलतफहमी हो गई। वो बहुत खुश हो गया। उन्होंने अंदर आकर मंदिर का घंटा बजाया और महादेव की पूजा करने लगे। ये देखकर शेषा का खून खोल गया। वो उनके पास जाकर बहस करना चाहती थी, तभी उसके सास ससुर ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। जाहिर था कि किसी भी समय नागमणि प्रज्वलित हो सकती है, ऐसे में वो को भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। शेषा अब गुस्से से शिवन्या को देखने लगी। जैसे जैसे रात और भी ज्यादा घनी हो रही थी, वैसे वैसे शिव स्तोत्र का पाठ हो रहा था। सभी महादेव की भक्ति में लीन थे, लेकिन शिवन्या के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसे बार बार नागेश का ही एहसास हो रहा था। वो व्योम को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन व्योम का तो पूरा ध्यान महादेव के ध्यान में था, इसलिए वो चाहकर भी उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकती थी। महाशिवरात्रि की आधी रात में जब चांद पूरा अपनी चांदनी पृथ्वी पर बिखेर रहा था, जब ग्रह और नक्षत्र अपनी सही जगह आए, तो शिवलिंग में से तेज प्रकाश बाहर आने लगा। वहां मौजूद सबकी आंखें उस तेज रोशनी में बंद हो गई। सबके चेहरे पर उस नागमणि के आने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। अचानक से उस शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा नाग फन फैलाए उस नागमणि के पास आ गया। उसके आने से नागमणि की रोशनी धक गई और थोड़ी कम भी हो गई। सबने अपनी आंखें खोली और उस नागराज को प्रणाम किया। शिवन्या ने ये सब कुछ पहली बार देखा था। वो तो ये देखकर सदमे में ही चली गई। वहां उस बड़े विशाल नाग के नीचे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक तेज चमकदार चीज हवा में तैर रही थी। वो कुछ और नहीं बल्कि नागमणि थी, एक पवित्र, तेजस्वी और शक्तिशाली मणि जिसे हर कोई पाना चाहता है। व्योम ने शिवन्या की तरफ देखकर कहा, शिवन्या मेरे साथ आओ और महादेव के इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। हमें महादेव का ध्यान करके शिवलिंग की पूजा करनी होगी। शिवन्या ने एक नज़र उस शिवलिंग पे लिपटे खतरनाक नाग को देखा, जो बार बार अपनी जीभ निकालकर सबको डरा रहा था, मानो वो किसी को भी उसके पास आने से मना कर रहा हो। उसने जोर से ना में सिर हिला दिया। ये देखकर व्योम को बहुत अजीब लगा। उसने भी उस तरफ देखा जहां शिवन्या देख रही थी। उसने प्यार से शिवन्या का हाथ थाम कर कहा, शिवन्या तुम घबराओ मत। ये शिवजी के भक्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये खुद भी शिवजी के बहुत बड़े भक्त हैं। तुम मेरे साथ आओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। शिवन्या का व्योम के साथ जाने का कोई भी मन नहीं था। उसने व्योम से अपना हाथ छुड़ाया और अपना सिर नीचे कर लिया। व्योम ने पंडित जी अनुराग की तरफ देखा, जो उसे पूजा शुरू करने को कह रहे थे। व्योम ने इस बार बिना शिवन्या पर ध्यान दिए उसे हाथ पकड़कर उठा दिया और अपने साथ ले जाने लगा। शिवन्या व्योम से कुछ कहती, तभी उसे ऐसा लगा मानो उसका दूसरा हाथ किसी ने कसके पकड़ लिया हो। वो उसे हिम्मत दे रहा था। शिवन्या को समझ नहीं आया कि वो जिस व्योम को पसंद करने लगी थी वो एकदम से बदल कैसे गया, और नागेश, वो भला मेरी हिम्मत क्यों बढ़ा रहा है। व्योम और शिवन्या दोनों शिवजी के आगे आए और शिवजी को पूजा करने लगे। व्योम और शिवन्या बारी बारी से शिवजी को जल, फूल और बिलीपत्र अर्पित कर रहे थे।
वो बड़ा नाग अब भी जोर जोर से उनके पास आकर अपना बड़ा सा मुंह खोले जा रहा था। वो जब जब भी शिवन्या के पास आता था शिवन्या को बहुत डर लगता था। वो मन ही मन सच्चे दिल से बोले जा रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिर में व्योम और शिवन्या को साथ में वो मणि अपने हाथ में लेनी थी। व्योम ने पहले शिवन्या के दोनों हाथ आगे किए, फिर उसके हाथ शिवन्या के हाथों के पीछे रख दिए। शिवन्या और व्योम ने जब साथ में नागमणि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वो बड़ा नाग उनके सामने आ गया और उसने अपना मुंह शिवन्या के हाथों में रख दिया। शिवन्या के हाथ जैसे वही जम गए। वो पूरी कांप रही थी, उसके पसीने बीच छूट रहे थे। हे शिव जी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हे शिव जी, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, महादेव है, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस नाग से बचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवन्या की आंखें अब बंद हो गई थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद शिवन्या को महसूस हुआ कि उसके दोनों हाथों को प्यार से किसी ने थामे हुए थे। ना जाने क्यों, लेकिन ऐसा होते ही शिवन्या का सारा डर निकल गया। उसे पूरा भरोसा था कि वो नाजुक हाथ व्योम के ही होंगे। शिवन्या ने शांत होकर अपनी आंखें खोली। उसने अपने हाथों को अच्छे से देखा तो पाया कि उसके हाथ और व्योम के हाथ के बीच में थोड़ी जगह है, लेकिन उसे सच में किसी के हाथों की छुअन महसूस हो रही थी। शिवन्या हैरानी से ये सब होता हुआ देखा रही थी, पर इन सबसे उलट वहां मौजूद सबका ध्यान तो सिर्फ उस मणि पर ही था। व्योम ने शिवन्या के हाथों को आगे बढ़ाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस मणि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। आखिर में शिवन्या के दोनों हाथ उस पवित्र शिवलिंग के ऊपर आ गए और उसकी हथेली में एक छोटी सी मणि आकर रुक गई। शिवन्या ने शिवजी का नाम जपना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही देर में वो मणि फिर से प्रकाशित होने लगी। शिवन्या के पूरे शरीर में जैसे उस मणि की ऊर्जा बहने लगी थी। शिवन्या ने कसके अपनी आंखें बंद कर दी। उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देने लगे। उसे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दिए। उसे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम तथा अमरनाथ धाम के दर्शन हुए, साथ में कई और तरह के शिवलिंग और एक विशेष ऊर्जा के दर्शन हुए। शिवन्या ये सब और सहन नहीं कर पाई और उसे चक्कर आने लगे। अब तक नागमणि शिवन्या के हाथों में पूरी तरह जागृत हो गई थी। शिवन्या के स्पर्श से वो नागमणि और भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गई थी, जिसके कारण पूरे नागलोक में एक सकारात्मक ऊर्जा बहने लगी। शिवन्या ने अपना पूरा जोर लगाकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उसे अपने हाथों में थाम लिया। शिवन्या की जब आंखें खुली, उसने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे अपने पास कोई भी नहीं दिखा। वो धीरे से उठी और बाहर जाने लगी। ये जगह उसके पहले वाली जगह से काफी ज्यादा अलग थी। उसने जब दरवाजा खोला तो उसे व्योम और शेषा के झगड़े की आवाजें सुनाई दी। शेषा ने कहा, व्योम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। आपने उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। व्योम कहता है, ओह अच्छा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या वो तुम नहीं थी जिसने ये कहा था कि जैसे ही माया वापस आ जाएगी तुम इस रिश्ते से पीछे हट जाओगी? क्यों, अब क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो वादा? शेषा ने सफाई देते हुए कहा, व्योम, मैं अपने उस वादे पर आज भी कायम हूँ, लेकिन वो मेरी माया दीदी नहीं है। वो आपकी माया नहीं है। वो बस माया की हमशक्ल है। आपने सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसे अपनी नागरानी का दर्जा दे दिया। ये तो गलत है। आपको एक बार हमारे नागलोक के बारे में सोचना चाहिए। व्योम ने कहा, ओह, तो अब तुम्हें ये लगता है कि मैं इस नागलोक को संभाल नहीं सकता? मैंने हमारे नागलोक के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शेषा ने गुस्से से कहा, हाँ, आपने कुछ नहीं सोचा। अरे, जो लड़की नागमणि को ठीक से पकड़ भी नहीं पाई, आपने उसे ही नागमणि की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। वो कैसे करेगी हमारी नागमणि की रक्षा? वो तो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती। व्योम ने जिद करते हुए कहा, शेषा, अब बस करो, चुप हो जाओ। मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। अब से शिवन्या ही इस लोक की नागरानी होगी, ना कि तुम। तो अब अपनी ये दलीलें देना बंद कर दो। शेषा ने चिल्लाकर कहा, व्योम, आप ऐसे मेरे सवालों से बच नहीं सकते। मैं आपकी पहली बीवी हूँ, सबसे बड़ी रानी हूँ, और वो, उसकी तो अभी तक आपसे शादी भी नहीं हुई। व्योम ने भी जोर से कहा, हाँ, तो हम बहुत जल्द ही पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेंगे। तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शेषा ने फिर सवाल किया, ओह अच्छा, और हमारे बच्चों का क्या? हमारे 3 बेटे और 1 बेटी है। आप उन्हें क्या कहेंगे? व्योम ने कहा, वही जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ।
मैं शिवन्या से प्यार करता हूँ और बहुत ही जल्द मैं उससे शादी भी कर लूंगा और उसे ही इस नागलोक की रानी बनाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर शिवन्या हैरान हो गई। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। व्योम व्योम शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। अगर ऐसा है तो फिर व्योम उसकी जिंदगी में क्यों आया? व्योम, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे परिवार को धोखा दिया। मेरे परिवार पर किसी का कोई खतरा नहीं है। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हारी हर बात झूठी है। क्यों? क्यों? क्यों व्योम, क्यों किया तुमने ऐसा? शिवन्या बस यही सब सोचे जा रही थी। उसे अब बहुत तेज रोना आ रहा था। आखिर उसने व्योम के प्यार पे भरोसा करके ही तो अपने परिवार को छोड़ा था। अपने जान से प्यारे पापा को, अपनी माँ को, अपने कलेजे के टुकड़े नितिन को। शिवन्या बाद रोए जा रही थी, तभी उसके कानों में फिर से शेषा की आवाज आई। शेषा ने कहा, व्योम आप ये सही नहीं कर रहे हैं। कम से कम आपको अपने लोगों को अपनी नागरानी खुद चुनने का अधिकार तो देना ही चाहिए। क्यों ना आप उन्हें ही ये तय करने दे कि वो लड़की हमारी नागरानी बन सकती है या नहीं। व्योम ने जोर देते हुए कहा, शेषा अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। तुम शुरुआत से ही झूठी हो, फरेबी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे तुमने मेरे माँ पापा को मनाया, इस नागलोक को बेवकूफ बनाया, कैसे मुझे फंसाया? शेषा ने चौंकते हुए कहा, व्योम ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। व्योम को अब हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिवन्या उसकी बातें सुन रही थी और उसे देख भी रही थी। व्योम ने गुस्से से शेषा के कंधों को पकड़ लिया और खुद के बेहद पास कर लिया। दरअसल व्योम के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी कि वो जब भी गुस्से से किसी को छूता था तो सामने वाले को बिजली का झटका लगता था, जो फिलहाल शेषा को लग रहा था। वो जोर जोर से रोने लगी। आह आह, नहीं नहीं, मत करो, बंद करो, बंद करो आह। शिवन्या ने बड़े गौर से देखा, लेकिन उसे देखने में कुछ गलतफहमी हो गई। व्योम और शेषा जिस तरह से खड़े थे, दूर से देखने पर कुछ और ही लग रहा था और शिवन्या ने भी कुछ गलत ही समझ लिया। वही व्योम ने जब देखा कि शेषा अब और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी तो उसने गुस्से से झटके से उसे छोड़ दिया और फिर नाग बनकर वहां से चला गया। शेषा को सच में अब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था। वो कराहती हुई वही जमीन पे लेट गई और दर्द से छटपटाने लगी। शिवन्या को व्योम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो भागकर शेषा के पास आ गई और उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? आपको कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताइए। क्या मैं किसी को बुलाऊं? सुनिए, आंखें खोलिए। शेषा, जो कि दर्द से तड़प रही थी, उसने देखा कि शिवन्या उसके पास आई है। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। वो बिल्कुल हूबहू माया की तरह ही लग रही थी। वो भी बिल्कुल वैसे ही मासूम लग रही थी जैसे उसकी बड़ी बहन हुआ करती थी। उसकी आंखों में शेषा के लिए बिल्कुल वही प्यार और अपनापन था जैसा माया की आंखों में उसके लिए नजर आता था। ना चाहते हुए भी शेषा पुरानी यादों में खो गई, जब वो और माया मिलजुल कर साथ में खुशी से रहा करते थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।